करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले। दोस्तों, ये समरी गिगल ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ द्वारा बनाई गई है। यहाँ पर हम हर हफ्ते एक नई ऑडियो बुक समरी डालते हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वॉल्टर आइजैक्सन की बुक स्टीव जॉब्स से, जिसे आवाज दी है फरहान अली ने। परिचय। वॉल्टर आइजैक्सन इस बुक के ऑथर को जब पता लगा कि स्टीव जॉब्स कैंसर के लास्ट स्टेज में हैं, तब जाकर वे स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखने को तैयार हुए। बेहद होनहार और तेज दिमाग वाले स्टीव जॉब्स साल 2004 से आइजैक्सन को अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखने के लिए मना रहे थे, मगर उनकी कोशिश साल 2009 में जाकर कामयाब हो पाई, जब जॉब्स कैंसर से जूझते हुए अपनी दूसरी मेडिकल लीव पर थे। साल 1984 के वक्त से ही टाइम्स मैगजीन में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर आइजैक्सन को कई बार जॉब से मिलने का मौका मिला, मगर उस महान इनोवेटर स्टीव ने जब पहली बार आइजैक्सन से खुद की बायोग्राफी लिखने के लिए कहा, तो आइजैक्सन उस दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन पर लिख रहे थे और बेंजामिन फ्रैंकलिन पर उनकी लिखी किताब पहले ही फेमस हो चुकी थी। जॉब्स का प्रस्ताव आइजैक्सन ने यह कहकर ठुकरा दिया कि जॉब्स अभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही रहे हैं और अभी वो वक्त नहीं आया कि उन पर कोई किताब लिखी जा सके। लेकिन ये जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल की कोशिशों का ही नतीजा था, जो उनसे जॉब्स की बीमारी के बारे में जानकर आइजैक्सन ने अपना मन बदल लिया और आखिरकार इस काम के लिए तैयार हो गए। बचपन। छोटी उम्र में ही स्टीव जॉब्स जान चुके थे कि उन्हें गोद लिया गया है, और ये बात उनके पिता पॉल जॉब्स और मां क्लारा हेगोपियन ने उनसे कभी भी नहीं छुपाई। जन्म के बाद से ही उन दोनों ने स्टीव्स को पाला था। जब स्टीव जॉब्स 4 साल के थे, वो अपने पड़ोसी के घर पर एक लड़की के साथ खेल रहे थे और स्टीव ने उस लड़की को बताया कि उन्हें अडॉप्ट किया गया है। इस बात पर वो लड़की बोली कि इसका मतलब तो है कि तुम्हारे असली माँ बाप तुम्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ा। इस पर स्टीव जॉब्स भागकर अपने घर गए और ये बात उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताई। इस पर उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा कि सुनो स्टीव, हमने तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि तुम सबसे अलग हो, बहुत खास हो, स्पेशल हो। और शायद इसी वजह से स्टीव जॉब्स आत्मनिर्भर और मजबूत इरादों के इंसान बन पाए। उनके कार मैकेनिक पिता उनके पहले हीरो थे। बचपन में ही स्टीव जॉब्स इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इंटरेस्टेड थे, हालांकि वे पढ़ाई में कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। क्लास में बैठना उन्हें अक्सर बोरिंग लगता था। अपने हुनर से वे अक्सर कुछ न कुछ शरारत भरा किया करते और ये सिलसिला ग्रेड स्कूल से लेकर कॉलेज तक चलता रहा। वॉज़नियाक। होमस्टेड हाई में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए स्टीव वॉज़नियाक और स्टीव जॉब्स की मुलाकात हुई। दोनों स्टीव्स बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन में गजब के प्रतिभाशाली थे। जहां स्टीव जॉब्स अपने पिता की ही तरह एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, वहीं स्टीव वॉस के पिता, जिन्हें मार्केटिंग से चिढ़ थी, उन्होंने उन्हें इंजीनियरिंग में कुछ बेहतरीन करने के लिए प्रेरित किया। उम्र में जॉब से 5 साल बड़े होने के बावजूद वॉज बेहद शर्मीले और हद से ज्यादा पढ़ाकू थे। अपने कॉमन दोस्त की गैराज में वे जॉब से पहली बार मिले थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी रुचि के साथ ही बॉब डायलन के म्यूजिक ने भी उनकी जोड़ी जमा दी थी। कॉलेज ड्रॉप आउट। जहां वॉज़नियाक ने बर्कली यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर लिया था, वहीं जॉब्स अभी कंफ्यूजन में ही थे कि अपने लिए कौन सा कॉलेज चुने, क्योंकि स्टीव जॉब्स के असली पेरेंट्स ने उन्हें इसी शर्त पर गोद दिया था कि उनकी स्कूली पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। इसलिए उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स को उनकी कॉलेज फीस जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जॉब्स ने फैसला किया कि वे नजदीकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे। वे किसी ऐसी जगह जाना चाहते थे जो उससे ज्यादा आर्टिस्टिक और इंटरेस्टिंग हो, मगर उनके इस फैसले को उनके पेरेंट्स की मंजूरी नहीं मिली। बावजूद इसके जॉब्स ने रीड कॉलेज पोर्टलैंड ऑरेगन में दाखिला ले लिया। सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स वाला ये एक कॉलेज बड़ा महंगा था और फिर अपने हिप्पी कल्चर के लिए मशहूर भी था। रीड कॉलेज में पढ़ने के दौरान कुछ ही समय बाद जॉब्स को लगा कि जो कोर्स उन्होंने चुना था वो उनके सपनों के आड़े आ रहा था। जो चीजें वो सीखना चाह रहे थे नहीं सीख पा रहे थे, और तब उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। अब वो जो पसंद आता वही सीखने लग जाते, जैसे कि कैलीग्राफी। रीड में पढ़ाई के दौरान उन्हें हिप्पी कल्चर पसंद आने लगा। जैन बुद्धिज्म पर उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली और प्योर वेजिटेरियन बन गए। उन्होंने बाल कटवाना छोड़ दिया था और पूरे कैंपस में नंगे पांव घुमा करते। एप्पल वन। स्टीव वॉज़नियाक और स्टीव जॉब्स ने कई तरह के छोटे मोटे स्टार्टअप बिजनेस किए।
जहां वॉज़नियाक अपने बनाए डिजाइन केवल बेचने तक सीमित थे, वहीं जॉब्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहते थे जो यूनिक हों और उनसे पैसे कमाए जा सकें। सबसे पहले तो उन्हें एक नाम तय करना था। मैट्रिक्स जैसे टेक्नोलॉजिकल और पर्सनल कंप्यूटर इंक जैसे कुछ बोरिंग नाम उनके दिमाग में आए भी, मगर फिर एप्पल नाम उन्हें इंटरेस्टिंग लगा, जो कुछ अलग लग रहा था। इस नाम को चुने जाने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि जॉब्स एक एप्पल फार्म में घूमकर आए थे, बल्कि सुनने में एप्पल कंप्यूटर नाम बड़ा मजेदार और शानदार लग रहा था। उस वक्त तक वॉज एचपी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने वहां अपना बनाया सर्किट बोर्ड लगाना चाहा। उनका ये प्रोडक्ट नया था और पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए उसे नकार दिया गया। इससे निराश होकर वॉज ने फिर जो भी प्रोडक्ट बनाए वो 100% सिर्फ एप्पल के लिए बनाए। जॉब्स का यही मानना था कि उनकी टीम इसलिए परफेक्ट थी क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट थे। एक और वॉज जहां बहुत प्रतिभाशाली तो थे, मगर लोगों से मिलने जुलने में कतराते थे, वहीं जॉब्स की खासियत थी कि वे किसी से भी बातचीत कर सकते थे और अपना काम निकलवाने में माहिर थे। एक कंप्यूटर स्टोर का मालिक पॉल टेरेल उनका पहला ग्राहक बना। उसने उन्हें $500 पर पीस के हिसाब से 50 सर्किट बोर्ड का ऑर्डर दिया। क्रेमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर को विश्वास में लेकर उससे $25,000 का उधार लेने के बाद जॉब्स, वॉज और उनकी बहन पैटी अपनी पूर्व प्रेमिका एलिजाबेथ होम्स और एक दोस्त डैनियल कोटके के साथ मिलकर काम में जुट गए और इस तरह लॉस एल्टोस में जॉब्स के घर की गैराज से एप्पल की शुरुआत हुई। लीजा पूरे 5 साल तक क्रिसन ब्रेनन के साथ जॉब्स कभी हाँ कभी ना वाले रिश्ते में बंधे रहे। एप्पल की शुरुआत बहुत सफल रही। जॉब्स अब अपने माँ बाप का घर छोड़कर क्यूपर्टिनो से एक $600 वाले रेंटेड घर में रहने लगे थे। ब्रेनन अब उनकी जिंदगी में वापस आ चुकी थी। दोनों अब साथ रहने लगे थे। जब दोनों ही अपने 23वें साल में थे, ब्रेनन जॉब्स के बच्चे की माँ बनने वाली थी। हालांकि जॉब्स का सारा ध्यान सिर्फ अपनी कंपनी पर था, वे अभी घर गृहस्थी में बंधना नहीं चाहते थे। ब्रेनन और उनके बीच अब झगड़े शुरू हो गए थे। इस बच्चे का आना उनके रिश्ते में खटास पैदा कर रहा था। जॉब्स के मन में कभी भी शादी का ख्याल नहीं था और उन्होंने इस बच्चे का पिता होने से भी इनकार कर दिया। इस सब के बावजूद ब्रेनन ने हार नहीं मानी। उनके कुछ दोस्त इस मुश्किल दौर में उनके साथ रहे और 17 मई 1978 को ओरेगन में उन्होंने लीजा निकोल को जन्म दिया। माँ और बच्चा मैनलो पार्क के एक छोटे से घर में रहने लगे। वेलफेयर में मिलने वाली रकम से उनका गुजारा चल रहा था। जब लीजा 1 साल की हुई तो जॉब्स को उन्हीं दिनों चलन में आए डीएनए टेस्ट से गुजरना पड़ा, जिसका रिजल्ट था कि 94.41% चांस है कि स्टीव ही लीजा के बाप हैं। ये साबित हो जाने पर कैलिफोर्निया कोर्ट ने उन्हें लीजा के पालन पोषण के लिए मंथली चाइल्ड सपोर्ट देने का हुक्म दिया। हालांकि कोर्ट के हुक्म से अब वो जब चाहें अपनी बेटी से मिल सकते थे, मगर बावजूद इसके वे कभी भी उससे मिलने नहीं आए। 1977 में एप्पल ने शुरुआती दौर में 2,500 यूनिट्स बेचे और 1981 में उनकी बिक्री बढ़कर 2,10,000 हो चुकी थी। हालांकि जॉब्स को अच्छी तरह मालूम था कि सफलता का ये दौर हमेशा रहने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक नए प्रोडक्ट के बारे में सोचा जो एप्पल II से ज्यादा बेहतर हो। वे एक ऐसा डिजाइन चाहते थे जो पूरी तरह से उनका अपना बनाया हो। अपनी बेटी के साथ अपना रिश्ता नकारने के बावजूद उन्होंने अपने नए कंप्यूटर का नाम लीजा रखा। दरअसल इसे बनाने वाले इंजीनियर्स को इससे मिलता जुलता एक्रोनिम सोचना पड़ा। लीजा का मतलब था लोकल इंटीग्रेटेड सिस्टम आर्किटेक्चर। एप्पल में 1 लाख शेयर्स के बदले जेरोक्स पार्क ने अपनी एकदम नई टेक्नोलॉजी जॉब्स और उनके प्रोग्रामर्स को बेच दी। कुछ मुलाकातों के बाद ही एप्पल के इंजीनियर्स जेरोक्स कंप्यूटर के माउस डिजाइन और इंटरफेस की नकल बनाने में कामयाब रहे। लीजा को पहले से बेहतर ग्राफिक्स और स्मूथ स्क्रॉलिंग माउस फीचर के साथ बाजार में उतारा गया। IPO दिसंबर 12, 1980 में पहली बार एप्पल को दुनिया के सामने पेश किया गया। मॉर्गन स्टैनले इसके IPO को संभालने वाले बैंकों में से एक था। रातों रात एप्पल के शेयर का दाम $22 से बढ़कर $29 हो गया। सिर्फ 25 साल के हिप्पी कॉलेज ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स अब करोड़ों के मालिक बन चुके थे। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद उन्होंने दिखावट से दूर एक सादा जीवन जीना पसंद किया। जॉब्स ने अपने माता पिता के नाम $7.5 लाख कीमत वाले एप्पल के स्टॉक कर दिए थे।
जिससे उन्हें लोन से छुटकारा मिला। वे अब मैगजीन्स के कवर पर आने लगे थे। उन्होंने पहली कवर स्टोरी अक्टूबर 1981 में इंक के लिए की थी। इसके तुरंत बाद ही 1982 में टाइम्स मैगजीन में भी उनकी कवर स्टोरी आई। इसमें 26 साल एक नौजवान के करोड़पति बनने के सफर की कहानी थी, जिसने महज 6 साल पहले ही अपने माता पिता के गैराज से अपनी कंपनी की शुरुआत की थी। मैकिन्टॉश। अपने आक्रामक व्यवहार के चलते जॉब्स लीजा प्रोजेक्ट से जबरन हटा दिए गए थे। इसी दौरान जेफ रस्किन नामक एप्पल के एक इंजीनियर एक ऐसा बेहद सस्ता कंप्यूटर बनाने में जुटे थे जिसे कोई भी खरीद सकता था, और अपने इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने मैकिन्टॉश रखा, जो उनके पसंदीदा सेब की एक किस्म का नाम था। अब क्योंकि जॉब्स लीजा वाला प्रोजेक्ट खो चुके थे, तो उनका सारा ध्यान रस्किन के प्रोजेक्ट पर लगा रहा। रस्किन का सपना एक ऐसा सस्ता कंप्यूटर बनाने का था जो स्क्रीन और कीबोर्ड के साथ महज $1000 की लागत का हो। जॉब्स ने उनसे कहा कि वे सिर्फ मैकिन्टॉश बनाने पर ध्यान दें और कीमत की फिक्र ना करें, मगर रस्किन मैकिन्टॉश पर काम पूरा नहीं कर पाए। पर संयोग से जॉब्स ने एक दूसरा इंजीनियर ढूंढकर उसकी मदद से ऐसा डिवाइस बनाया जो कुछ महंगे मगर पहले से बेहतर माइक्रो प्रोसेसर पर काम कर सके। मैक लीजा से भी बेहतर माउस और ग्राफिक इंटरफेस के साथ बाजार में उतरा। जॉब्स न केवल एक तेज दिमाग वाले इंजीनियर थे, बल्कि एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिजाइनर भी थे। उनके लिए प्रोडक्ट डिजाइन किसी कला से कम नहीं था। सिंपल इज सोफिस्टिकेटेड, यही मैक और एप्पल का मोटो था। वे चाहते थे कि मैक एक छोटे से पैकेज में आ सकने लायक हो, जो अंदर बाहर से बेहद आधुनिक लगे। इसके अलावा उन्होंने मैक के विंडोज, आइकॉन्स, फॉन्ट्स और बाहरी पैकेजिंग की डिजाइन पर भी खास ध्यान दिया था। अनगिनत प्रपोजल और रिविजन्स के बाद जॉब्स ने अपनी पूरी डिजाइन टीम के एक पेपर पर सिग्नेचर करवाए। इन सभी 50 सिग्नेचर्स को हर मैकिन्टॉश कंप्यूटर के अंदर खुदवाया गया। मैक के डिजाइन और टेक्नोलॉजी की खुशी का एक जश्न मनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया। ये एग्रीमेंट मैकिन्टॉश को माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के साथ तैयार करके बाजार में लाने के बारे में था, और शर्त थी कि प्रोग्राम में एप्पल का लोगो जरूर रहेगा। लेकिन ये साझेदारी टिक नहीं पाई। इस मुद्दे पर बातचीत के दौरान जॉब्स और गेट्स की अक्सर बहस हो जाया करती थी। गेट्स का बैकग्राउंड जॉब से बिल्कुल अलग था। उनके पिता वकील थे और माँ एक सिविक लीडर थी। गेट्स अपने खास तबके वाले प्राइवेट स्कूल के वक्त से ही टेक्नोलॉजी के कीड़े रहे थे। हार्वर्ड की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर गेट्स ने अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू कर ली थी। जॉब्स दूरदर्शी व्यक्ति थे जिनमें अपने काम के प्रति दीवानगी थी, और इसी वजह से कभी कभी उनके लहजे में एक रूखापन आ जाता था। इसके उलट बिल गेट्स डिसिप्लिन के पक्के थे, प्रैक्टिकल थे, जो सोच समझकर कदम उठाते थे। ये संयोग था कि दोनों का ही जन्म 1955 में हुआ था। दोनों ही कॉलेज ड्रॉप आउट थे जो पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लाए थे। गेट्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म में खोलना चाहते थे, मगर जॉब्स चाहते थे कि एप्पल के लिए अलग से कुछ खास सॉफ्टवेयर रहें। उनका ये मतभेद चलता रहा और आखिरकार उनके इस मतभेद का फायदा IBM के पर्सनल कंप्यूटर्स को हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम DOS निकाला और बाद में विंडोज 1.0 पर जॉब्स ने कहा था, माइक्रोसॉफ्ट की समस्या ये है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी की कमी है। उनके आइडियाज ना तो असली होते हैं, ना ही उनके प्रोडक्ट में कोई कल्चर होता है। त्याग पत्र। लीजा प्रोजेक्ट जॉब्स के हाथों से छीनकर उन्हें बोर्ड का नॉन एग्जीक्यूटिव सदस्य बना दिया गया था। बेशक उनके पास एप्पल के 11% शेयर थे, फिर भी उनके पास अब ज्यादा अधिकार नहीं रहे। 1985 में उन्होंने प्रेसिडेंट जॉन स्कली से कहा कि वे एक अलग कंपनी खोलना चाहते हैं। जॉब्स ने कहा कि उनकी ये कंपनी एप्पल से अलग होगी, मगर उसकी कॉम्पिटिटर नहीं होगी। जॉब्स ने अपनी इस नई कंपनी का नाम नेक्स्ट रखा। उन्होंने स्कली से कहा कि उन्हें 5 लो लेवल एम्प्लॉयज चाहिए जिन्हें वे नेक्स्ट में रख सकें। जब जॉब्स ने स्कली को 5 कर्मचारियों के नाम बताए तो स्कली नाराज हो गए, क्योंकि जिन लोगों के नाम जॉब्स ने सुझाए थे वे बिल्कुल भी लो लेवल नहीं थे। बोर्ड मेंबर को लग रहा था कि जॉब्स अब कंपनी के प्रति ईमानदार नहीं रहे और एक चेयरमैन के तौर पर अपने फर्ज से मुंह मोड़ रहे हैं। सबने एकजुट होकर जॉब्स का विरोध करने का निर्णय लिया। मीडिया में इस बात की चर्चा जोर शोर से होने लगी कि जॉब्स को चेयरमैन के पद से निकाला जा रहा है, मगर त्याग पत्र का ख्याल उनके मन में तब से ही था जब उन्होंने नेक्स्ट के बारे में सोचा था। आखिर में उन्होंने एग्जीक्यूटिव मार्क मर्कुला को अपना त्याग पत्र मेल कर दिया। जॉब्स के त्याग पत्र की ये कुछ पंक्तियां थीं।
अब कंपनी एक ऐसा रवैया दिखाती नजर आ रही है जो मेरे और मेरे न्यू वेंचर के लिए सेफ नहीं लग रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी की नई गाइडलाइंस में मेरे लिए करने को कुछ अधिक नहीं बचा। यहां तक कि रेगुलर मैनेजमेंट रिपोर्ट पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं रह गया है। मैं अभी सिर्फ 30 का हूं और बहुत कुछ हासिल करने की इच्छा रखता हूं। पिक्सार और टॉय स्टोरी। जॉर्ज ल्यूकस अपने कंप्यूटर डिवीजन के लिए किसी खरीदार की तलाश में थे। एक दोस्त ने जॉब्स को सलाह दी कि उन्हें ल्यूकस फिल्म कंप्यूटर डिवीजन के प्रमुख एड कैटमल से मिलना चाहिए। जॉब्स टेक्नोलॉजी के साथ आर्ट को मिलाने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे। जब वे डिवीजन गए तो वहां का काम देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। डिवीजन मुख्य रूप से डिजिटल इमेजेस के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेच रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर एनिमेटर्स थे जो शॉर्ट फिल्म्स बनाया करते थे। इस छोटी सी एनिमेशन टीम के मुखिया थे जॉन लेस्टर। जॉब्स ने तुरंत ही ये डील पक्की कर ली और 70% शेयर उनके हो गए। इसी डिवीजन का सबसे खास प्रोडक्ट था पिक्सार इमेज कंप्यूटर और इसलिए नई कंपनी का नाम भी पिक्सार रखा गया। इसके 3D ग्राफिक इमेजिंग सॉफ्टवेयर में डिज्नी ने बहुत रुचि दिखाई। उन दिनों डिज्नी का एनिमेशन डिपार्टमेंट बुरी हालत में था। पिक्सार का सॉफ्टवेयर पहली बार डिज्नी के लिटिल मरमेड में इस्तेमाल किया गया। इसी बीच जॉन लेस्टर और जॉब्स मिलकर एक ऐसी कहानी सोच रहे थे जो बेजान चीजों की भावनाओं के बारे में हो। लेस्टर एक होनहार एनिमेटर थे जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से पढ़कर निकले थे। जब टॉय स्टोरी को बेशुमार सफलता मिली तो एक असमंजस पैदा हुआ कि ये डिज्नी की फिल्म है या जॉन लेस्टर की। तब जॉब्स डिज्नी के साथ टॉय स्टोरी और बाकी की एनिमेशन फिल्मों में मालिकाना हक में बराबर की हिस्सेदारी के लिए तैयार हो गए। मोना और लीजा। सन 1980 से ही जॉब्स गुपचुप तरीके से अपने असली माँ बाप की तलाश में जुटे हुए थे और इसके लिए उन्होंने जासूसी सेवा की मदद ली और आखिरकार उन्होंने अपनी असली माँ को ढूंढ निकाला। उनकी माँ का नाम जोआन स्कीबल था और वो लॉस एंजलिस में रहती थी। जोआन स्टीव के असली पिता अब्दुल फतेह जंदली से अलग रहती थी जो कि एक सीरियन थे। उनकी शादी सफल नहीं रही थी मगर उन्होंने जॉब्स को बताया कि मोना सिम्पसन नाम की उनकी एक हाफ सिस्टर भी है। जॉब्स मोना से न्यूयॉर्क में मिले। उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो एक नॉवेलिस्ट हैं। दोनों ही आर्ट में गहरी दिलचस्पी रखते थे और यही वजह थी कि उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। जॉब्स ने मोना को उनकी बुक रिलीज में भी मदद की। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और उनके बीच मजबूत दोस्ती का रिश्ता बन गया। इसी बीच जॉब्स ने क्रिसन ब्रेनन और लीजा के लिए एक घर खरीदा जहां वे दोनों रहने लगी। जब लीजा वहां होती तो जॉब्स बीच बीच में मिलने आते। जॉब्स ने कहा था, मैं पिता नहीं बनना चाहता था इसलिए मैं नहीं था। जब लीजा 8 साल की हुई जॉब्स का आना जाना और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने देखा कि लीजा पढ़ाई के साथ साथ आर्ट में भी बहुत होनहार थी। लीजा उन्हीं की तरह उत्साही थी और कुछ कुछ उन जैसी ही दिखती भी थी। एक दिन जॉब्स अपने साथियों को सरप्राइज देने के लिए लीजा को अपने साथ एप्पल के ऑफिस में लेकर गए। कभी कभी वो उसे स्कूल से भी लेने जाते थे और एक बार तो वे उसे अपने साथ टोक्यो की बिजनेस ट्रिप पर भी ले गए। फिर भी ऐसा कई बार हुआ जब जॉब्स अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया बाप बेटी का रिश्ता अनेक उतार चढ़ाव से गुजरा। शादी। अक्टूबर 1989 में जॉब्स की मुलाकात लॉरेन पॉवेल से हुई। जॉब्स को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए इनवाइट किया गया था और पॉवेल तब नई नई बिजनेस स्कूल ग्रेजुएट थी। वे दोनों लेक्चर के दौरान साथ बैठे थे। जॉब्स पहली नजर में ही पॉवेल के प्रति आकर्षित हो गए थे। उन्होंने आपस में कुछ देर बातचीत की और फिर जॉब्स ने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट कर लिया। लॉरेन पॉवेल एक स्मार्ट, आत्मनिर्भर और पढ़ी लिखी औरत थी। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था और वे शाकाहारी थीं। जॉब्स इससे पहले कई औरतों को डेट कर चुके थे मगर पॉवेल से उन्हें सच में प्यार हो गया था। दिसंबर 1990 में वे दोनों छुट्टियां बिताने के लिए हवाई गए। क्रिसमस पर जॉब्स ने पॉवेल को शादी के लिए प्रपोज किया और फिर मार्च 18, 1991 में योसेमिटी नेशनल पार्क में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। उस वक्त जॉब्स 36 साल के थे जबकि पॉवेल 27 की थी। करीब 50 लोग इस शादी में शामिल हुए थे जिनमें जॉब्स के पिता और उनकी बहन मोना भी थी। शादी के बाद ये जोड़ा पोलो ऑल्टो के एक 2 स्टोरी फ्लैट में शिफ्ट हो गया था। स्टीव और लॉरेन के 3 बच्चे हैं, पॉल रीड, एरिन सिएना और ईव। रिस्टोरेशन।
मैक के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पता लगाने में माइक्रोसॉफ्ट को कुछ वक्त लगा। साथ ही कंपनी ने अब विंडोज 3.0 भी निकाला। विंडोज 95 के रिलीज के साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ने मार्केट को डोमिनेट कर दिया। ये अब तक का सबसे बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम था। इस दौरान एप्पल की सेल लगातार घट रही थी। जॉब्स को लगा कि स्कली ने एप्पल को प्रॉफिट ओरिएंटेड बनाया है। वो मैक को अपग्रेड करके अफोर्डेबल नहीं बना पाए थे। 1996 में एप्पल के मार्केट शेयर गिरकर 4% रह गए थे, जो कि 1980 के आखिरी दशक में 16% थे। जॉब्स एप्पल के सीईओ जिल एमेलियो से मिले। जॉब्स ने उनसे कहा कि एक नया प्रोडक्ट बनाकर वे एप्पल को बचाना चाहते हैं। ये दिसंबर 20, 1996 की बात थी जब एमेलियो ने एक एडवाइजर के तौर पर एप्पल में जॉब्स की वापसी की घोषणा की। अपने शानदार व्यक्तित्व और तेज दिमाग बिजनेसमैन होने की वजह से जॉब्स ने बाद में एप्पल के सीईओ की जगह ले ली। एप्पल में उनकी वापसी का पहला साल बेहद मुश्किल भरा रहा। सभी पुराने बोर्ड मेंबर जा चुके थे और उनकी जगह नए ढूंढने पड़े। एप्पल को 1 बिलियन से ज्यादा का घाटा हुआ था। सन 1997 में जॉब्स ने एप्पल के थिंक डिफरेंट कैंपेन का खूब प्रचार किया। उन्होंने इसके लिए बेहतर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग पर जोर दिया। इस दौरान वे पिक्सार, एप्पल और अपने परिवार के बीच एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। साल 1998 तक एप्पल ने एक बार फिर से $309 मिलियन का प्रॉफिट हासिल किया। जॉब्स और उनकी कंपनी दोनों की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर दौड़ने लगी। जब जॉब्स अपने 30वें साल में थे, एप्पल ने उन्हें कंपनी से निकाल बाहर फेंका था, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने परिवार, पिक्सार और नेक्स्ट को दिया। अपने 40वें साल में टॉय स्टोरी बनाकर उन्होंने कामयाबी की ऊंचाई को छुआ। एप्पल में अपनी वापसी के साथ उन्होंने साबित कर दिया कि 40 के पार की उम्र में भी लोग बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने 20वें साल में स्टीव जॉब्स पर्सनल कंप्यूटर की दुनिया में एक क्रांति लेकर आए। उनका ये प्रयास संगीत, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, एप्स, बुक्स और जर्नलिज्म के क्षेत्र में भी जारी रहा। iMac और एप्पल स्टोर्स। साल 1998 में जॉब्स ने मैकिंटॉश को iMac के साथ री इन्वेंट किया। एक बार फिर उन्होंने प्रोडक्ट बनाया जो मॉनिटर और कीबोर्ड के साथ एक मुकम्मल कंप्यूटर था। iMac को पूरी तरह से एक होम कंप्यूटर के रूप में बनाया गया था। जॉब्स ने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग मैकिंटॉश के साथ एक नए तरह के थिएटर में की थी। iMac को भी उन्होंने इसी तरह लॉन्च किया। $1299 की कीमत का iMac एप्पल का हाथों हाथ बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया था। 1999 में शहर की प्रमुख सड़कों या फिर किसी भी मॉल में एक भी टेक स्टोर नहीं था। जॉब्स ने सोचा, आप तब तक कोई नया इन्वेंशन मार्केट में नहीं ला सकते जब तक कि आपकी पहुंच खरीदारों तक ना हो। तब उन्हें एप्पल के रिटेल स्टोर खोलने का विचार सूझा। एक दिन उनके एक साथी ने उनसे पूछा, क्या एप्पल भी गैप की तरह एक बड़ा ब्रांड है? जॉब्स ने जवाब दिया कि एप्पल उससे भी बड़ा ब्रांड है। सबसे पहले एप्पल स्टोर मई 2001 में वर्जीनिया में खोला गया। सफेद रंग के काउंटर और वुडन फ्लोर वाले इस स्टोर में एप्पल के सभी प्रोडक्ट थे। साल 2004 तक एप्पल ने रिटेल इंडस्ट्री में $1.2 बिलियन के मुनाफे के साथ एक रिकॉर्ड बना लिया था। 2006 में एप्पल का 5वां एवेन्यू स्टोर मैनहट्टन में खोला गया। इसमें जॉब्स के ट्रेडमार्क मिनिमलिस्ट डिजाइन फ्रॉम ग्लास, क्यूब से लेकर स्टेयरकेस तक थे। साल 2011 आते आते पूरी दुनिया में एप्पल के 326 स्टोर खुल चुके थे। iTunes और iPod। साल 2000 में अमेरिका में 320 मिलियन के करीब ब्लैक सीडी बिकी। लोग सीडी से गाने अपने कंप्यूटर में डालते थे। जॉब्स म्यूजिक की दुनिया में भी कुछ नया करना चाहते थे। हालांकि उन्होंने मैक को सीडी बर्नर के साथ बनाया था, मगर फिर भी वे कोई और आसान तरीका सोच रहे थे जिससे गाने सुनने के लिए म्यूजिक आसानी से कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जा सके। उस वक्त जो विंडोज का मीडिया प्लेयर था वो जॉब्स को बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा। इसी दौरान एप्पल के 2 पुराने इंजीनियरों ने साउंड जैम नाम के एक म्यूजिक सॉफ्टवेयर को तैयार किया। एप्पल ने उन्हें वापस कंपनी में लिया और साउंड जैम को री इन्वेंट करने के बाद iTunes बनाया। जॉब्स ने iTunes को जनवरी 2001 में इस स्लोगन के साथ लॉन्च किया, रिप, मिक्स, बर्न। जॉब्स ने सोचा म्यूजिक प्ले करने के लिए एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस हो जिसे iTunes के साथ पार्टनर किया जा सके। जब वे जापान में थे तब उन्हें एक नए प्रोडक्ट के बारे में पता चला जिसे तोशिबा बना रहा था। सिल्वर कॉइन जितना छोटा यह डिवाइस 5 GB यानी 1000 गाने तक स्टोर कर सकता था। यह डिवाइस तोशिबा ने बना तो लिया था, मगर उसका सही उपयोग जॉब्स को पता था।
और हमेशा की तरह जॉब्स चाहते थे कि जो भी एप्पल प्रोडक्ट बने वो इस्तेमाल में आसान हो। उन्होंने सोचा चूंकि आईपॉड पहले से ही छोटा था तो प्लेलिस्ट को कंप्यूटर के साथ बनाया जाए। तब आईपॉड को आईट्यून्स की मदद से सिंक किया जा सकता था। इसके बाद गानों के कॉपीराइट और आईट्यून्स स्टोर्स के लिए जॉब्स कुछ बड़ी म्यूजिक कंपनियों से मिले। कैंसर। ये अक्टूबर 2003 की बात थी जब स्टीव जॉब्स को पता चला कि उन्हें कैंसर है। उन्हें पहले एक बार किडनी स्टोन हो चुका था, इसलिए तसल्ली के लिए वे कैट स्कैन के लिए गए थे, मगर जांच करने पर डॉक्टर को पता लगा कि उनके पैंक्रियाज में ट्यूमर था। जॉब्स की बायोप्सी की गई जिससे पता चला कि ट्यूमर निकालकर कैंसर को शरीर में फैलने से रोका जा सकता है, मगर जॉब्स सर्जरी कराना नहीं चाहते थे। इसके बदले उन्होंने पूरी तरह से वेजिटेरियन होकर एक्यूपंक्चर इलाज का सहारा लिया। हालांकि उनकी पत्नी और दोस्त उन्हें सर्जरी करवाने के लिए मनाते रहे कि उन्हें सच में ऑपरेशन की जरूरत है। ये बात समझने में उन्हें 9 महीने लगे। जुलाई 2004 में जॉब्स ने अपना दूसरा कैट स्कैन करवाया। ट्यूमर बढ़ चुका था। मजबूरन उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी और इसमें उनके पैंक्रियास का एक हिस्सा निकाल दिया गया। वे सितंबर से वापस अपने काम पर जाना चाहते थे, मगर बदकिस्मती से उनका कैंसर पूरी तरह उनके शरीर में फैल चुका था। जॉब्स की कीमोथेरेपी चलती रही। जब उन्हें स्टैनफोर्ड में कमेंसमेंट एक्सरसाइज के लिए इनवाइट किया गया तो जॉब्स ने अपने कैंसर के ठीक हो जाने की घोषणा की। साल 2005 में उनकी पत्नी ने उनके जन्मदिन पर एक सरप्राइज पार्टी रखी। उन्होंने अपना 50वां जन्मदिन अपने परिवार, दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर मनाया। आईफोन। सारी दुनिया आईपॉड की दीवानी हो गई थी। साल 2005 तक ये एप्पल का कुल 45% रेवेन्यू कमा रहा था और हमेशा की तरह जॉब्स कुछ और इनोवेट करने में लगे थे। उन्होंने अपना ये तर्क बोर्ड के सामने रखा कि जो कभी डिजिटल कैमरे के साथ हुआ वो आईपॉड के साथ भी हो सकता है। इस समस्या से निपटने के लिए एप्पल को अपना खुद का फोन बनाना जरूरी था जिसमें इनबिल्ट कैमरे के साथ साथ म्यूजिक प्लेयर भी हो। उन्होंने इस बारे में सोचा और मोटरोला के साथ टाई अप करने के लिए नेगोशिएट किया, मगर जॉब्स पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्हें मार्केट में उपलब्ध एक भी सेल फोन पसंद नहीं आया। इसके अलावा जॉब्स अपने फोन के लिए एक पोटेंशियल मार्केट भी सोच रहे थे। जॉब्स किसी को जानते थे जो माइक्रोसॉफ्ट के लिए टैबलेट पीसी बना रहा था। जो इंजीनियर इसे बना रहा था वो इसके बारे में क्लासिफाइड जानकारी दे रहा था। माइक्रोसॉफ्ट का ये टैबलेट स्टाइलस के साथ आता था, लेकिन जॉब्स ने अपने इंजीनियर से पूछा कि क्या वे ऐसा एप्पल प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें टच स्क्रीन हो। जब आईफोन का डिजाइन तैयार करके उनके सामने पेश किया गया, जॉब्स ने कहा, यही फ्यूचर है। कैंसर की वापसी। 2008 तक जॉब्स का कैंसर बुरी तरह उनके शरीर में फैल चुका था। असहनीय दर्द के अलावा उन्हें ईटिंग डिसऑर्डर से भी जूझना पड़ रहा था। जॉब्स को जवानी के दिनों में अक्सर खाली पेट रहने और एक्सट्रीम डाइट की आदत थी। कैंसर की लाइलाज बीमारी में भी वे खाने के प्रति लापरवाह थे। उस साल जॉब्स का वजन लगभग 40 पाउंड घट गया था। जब वे आईफोन 3G को दुनिया के सामने लेकर आए तो मीडिया ने उनके वजन कम होने पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। सिर्फ महीने भर में ही एप्पल के स्टॉक घटने लगे थे। आखिरकार जॉब्स को जनवरी 2009 में मेडिकल लीव पर जाना पड़ा। उसके 2 महीने बाद ही उनका लिवर ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ। उनके लिवर में ट्यूमर पाया गया और डॉक्टर इस बात से और चिंतित हो गए थे। जॉब्स के मेडिकल लीव पर जाने पर एप्पल के मैनेजमेंट में कुछ अरेंजमेंट किए गए। धीरे धीरे स्टॉक प्राइस कुछ सुधरे। एक कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान ऑपरेशन मैनेजर टिम कुक ने कहा, हमें इस बात का यकीन है कि हम इस दुनिया में सिर्फ महान प्रोडक्ट बनाने के लिए हैं और ये हमेशा होता रहेगा। यहाँ कौन क्या काम कर रहा है इस बात की परवाह किए बगैर हमारा सारा ध्यान सदा इनोवेटिंग पर रहा है। ये वैल्यूज कंपनी के साथ इस कदर जुड़े हुए हैं कि एप्पल हमेशा बेहतरीन करता रहेगा। जॉब्स हालांकि बीमारी में भी शांत नहीं थे। उनका जुझारूपन अभी कायम था। साल 2010 में वे ठीक होकर फिर से एप्पल आने लगे थे। कैंसर भी उन्हें रोक नहीं पाया और उन्होंने आईपैड के बाद आईपैड 2 और आईक्लाउड डेवलप किया। आखिरी बोर्ड मीटिंग। ये साल 2011 था जब जॉब्स को उनके डॉक्टर्स ने बताया कि ट्यूमर उनकी हड्डियों और बाकी ऑर्गन्स में फैल चुका था। इसके साथ ही दर्द, वजन घटना, ईटिंग डिसऑर्डर, नींद न आना और मूड स्विंग्स जैसी अन्य परेशानियों से उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी।
ऐसे कई प्रोजेक्ट थे जिन्हें जॉब्स पूरा करना चाहते थे, मगर अपनी बीमारी की वजह से उन्हें अपने परिवार की देखरेख में घर पर बैठना पड़ रहा था। अगस्त में जॉब्स ने लेखक आइजैक्सन को मैसेज करके उनसे मिलने की गुजारिश की। वे आइजैक्सन को अपनी बायोग्राफी के लिए कुछ फोटोज दिखाना चाहते थे। उन्होंने हर तस्वीर के पीछे की कहानी उन्हें बताई और बिल गेट्स से लेकर प्रेसिडेंट ओबामा तक उन सब लोगों के बारे में बताया जिनसे वे मिले थे। जॉब्स का शरीर भले ही बहुत कमजोर हो गया था, मगर उनका दिमाग अभी भी तेज चलता था। जब आइजैक्सन जाने लगे तो जॉब्स ने अपनी बायोग्राफी को लेकर चिंता जताई, लेकिन फिर उन्होंने लेखक से कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे बारे में जानें, क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैंने किया वे उसके बारे में जाने। एक वजह और भी है, जब मैं नहीं रहूंगा तो लोग मेरे बारे में लिखना चाहेंगे। हालांकि वे मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, तो जो कुछ भी लिखा जाएगा सब गलत होगा। इससे बेहतर है कि मैं अपनी बात खुद ही कह सकूं। जॉब्स की आखिरी बोर्ड मीटिंग 24 अगस्त 2011 को थी। उन्होंने इस मीटिंग में वो लेटर पढ़ा जिसे वो हफ्तों से रिवाइज कर रहे थे। इसमें लिखा था, मैं हमेशा से ही कहता आया हूं कि कभी अगर मैं एप्पल के सीईओ की हैसियत से अपना फर्ज और इस कंपनी की उम्मीदों पर खरा उतरने लायक ना रह पाऊं, तो ये बात आप लोगों को सबसे पहले मैं खुद बताऊंगा। और अफसोस की बात है कि वो दिन आज आ गया है। नतीजा, स्टीव जॉब्स अपनी पसंद में इंटेंस हो सकते थे। उनके साथी उनके लिए या तो हीरो थे या फिर एकदम निकम्मे। इसी तरह उनके प्रतिद्वंदी भी उनकी नजरों में या तो अव्वल थे या एकदम नाकारा। यही नहीं, वे हद से ज्यादा ईमानदार थे। उनके अधीन काम करने वालों के अनुसार वे सीधी और सच्ची बात करने में यकीन रखते थे। जॉब्स हर काम में अपना दखल देते थे। स्वभाव से वे कंट्रोलिंग थे। मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम वे खासतौर पर सिर्फ एप्पल के लिए ही चाहते थे। हालांकि उनके फैसले से माइक्रोसॉफ्ट को फायदा पहुंचा था, लेकिन जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर से बेहतरीन बनाने पर जोर देते थे। प्रोडक्ट के डिजाइन से लेकर कस्टमर के अनुभव तक में उन्हें अपना दखल चाहिए था। उनका लक्ष्य हमेशा सिर्फ और सिर्फ परफेक्शन था। कंज्यूमर क्या चाहता है, इससे ज्यादा वे इस बात का ख्याल रखते थे कि मार्केट में आने वाला सबसे पहला प्रोडक्ट सिर्फ उनका हो। उनकी मौजूदगी में एप्पल इनोवेशन में हमेशा सबसे आगे रहा। जैसा कि कंपनी का मोटो रहा है, थिंक डिफरेंट। स्टीव जॉब्स भले ही कभी कभी सनकी हो जाते थे, मगर उन्होंने खुद को डिजिटल एज का सबसे महान इनोवेटर साबित कर दिखाया। जॉब्स का हमेशा ये मानना था कि अक्सर किसी भी कंपनी के डूबने के पीछे एक वजह यह होती है कि जब उनका कोई प्रोडक्ट चल पड़ता है तो कंपनी का सारा ध्यान प्रॉफिट कमाने में लग जाता है। मगर एक कामयाब कंपनी वही होती है जो आखिर तक कायम रहती है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि हर बार बेहतर करना ही उनका लक्ष्य होता है। और एप्पल के लिए वो यही लक्ष्य चाहते थे। पूरे 3 दशकों तक जॉब्स लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। उन्होंने एप्पल II और मैकिन्टॉश के साथ ऑल इन वन और रेडी टू यूज पर्सनल कंप्यूटर बनाया। उन्होंने पिक्सार के साथ एनिमेशन की दुनिया ही बदल दी। उनके आईट्यून्स और आईपॉड ने म्यूजिक इंडस्ट्री को पायरेसी से बचाया। आईफोन और आईपॉड की मदद से बिजनेस और एंटरटेनमेंट एक ही पोर्टेबल डिवाइस में सिमट कर रह गए। और आईक्लाउड ने तो डेटा सिंक को बेहद आसान बना दिया। बेशक स्टीव जॉब्स अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी। एप्पल और पिक्सार आगे भी यूं ही टेक्नोलॉजी और आर्ट का तालमेल बनाते रहेंगे। जॉब्स की बायोग्राफी से हम जो चीज सीख सकते हैं वो ये है कि हमेशा चलते रहो, सुधार करते रहो। तुम्हारी ये कोशिशें खुद ब खुद तुम्हें कामयाब बनाएंगी। दोस्तों, रिव्यू सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको ये समरी कैसी लगी और अगले हफ्ते आप कौन सी समरी सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई तो आप हमें अपना प्यार दिखा सकते हैं गूगल प्ले में रिव्यू देकर। गीगल को सुनते रहिए। जय हिंद।